भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। सभी बहनें वीडियो को पूरा अंत तक देख करके जाएंगी। कोई भी बहनें प्लीज वीडियो को बीच में छोड़ करके कभी मत जाया करो। यहां पर आप देख सकती हैं बिहार सरकार से एक सरकारी आदेश आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इसके बाद बहुत सारी जानकारी है और कई राज्यों से देखने को मिल सकती हैं। बिहार सरकार का ये जो आदेश है ये 2 नवंबर को अभी इसी महीने हाल ही में जारी हुआ है। निदेशक जी हैं आईसीडीएस निदेशालय बिहार पटना के, उन्होंने बिहार के इतने जिले हैं, मैं एक एक करके सब जिलों के नाम ले रहा हूं जहां जहां लेटर भेजा गया है। लिखा है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली, इतने जिले। राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस जो कि 7 नवंबर 2022 यानी आज आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति 100% करने एवं प्रथम सत्र में दवा खिलाने के संबंध में, तो बिहार में आज 7 नवंबर को राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। सभी बच्चों की अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, यानी हर बच्चा आना चाहिए और उसको फिर प्रथम सत्र में ही दवा खिला दी जाएगी। लिखा है इस संबंध में कहना है कि राज्य में बच्चों एवं शिक्षा में उनके सुधार के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस 2 चरणों में क्रमशः फरवरी एवं अगस्त महीने में निश्चित दिन पर आयोजित किया जाता है। आगामी राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस 7 नवंबर 2022 एवं मॉपअप दिवस 11 नवंबर 2022 को राज्य के चयनित 32 जिले, जिनमें कि आप देख सकते हैं अररिया, अरवल, जो कि मैंने अभी सभी आपको बताए हैं वही सभी, तो अतः उक्त के आलोक में निर्देश है कि आगामी राष्ट्रीय क्रम मुक्ति दिवस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के सहयोग से 1 से 5 वर्ष तक के सभी पंजीकृत, अपंजीकृत और विद्यालय नहीं जाने वाले 6 से 19 तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर दवा खिलाने में अपेक्षित सहयोग हेतु आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देशित करें। तो आंगनबाड़ी बहनों, बिहार की आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सा आदेश आज वाले इस कार्यक्रम के लिए। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। बहुत सारी मैंने कहा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। उन्हीं में से एक है अंजू बहन जो मथुरा से आती हैं, इनके द्वारा जानकारी भेजी गई यानी मैसेज किया गया कि मैं मथुरा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजू गोयल पूछना चाहती हूं कि मेरा पहले केंद्र दूसरे जगह चलता था किराए पर, अब उन्होंने मुझसे जो है खाली करवा लिया है, जो कि जियो टैगिंग मैं पहले वाली उसी केंद्र की गई, लेकिन अब दूसरी जगह चल रहा है। पोस्टर ट्रैकर ऐप की लोकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब जब वो रहा ही नहीं आपका सेंटर, तो फिर जहां होगा वहां मैप किया जाएगा। मैप इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई भी सेवाएं, जैसे कि समूह वाले अगर आए आपके सेंटर पर कुछ लेकर के, जैसे टीएचआर हो गया, जो भी हो गया, या अधिकारी विजिट करें, तो लोकेशन थ्रू ही आते हैं, तो इसीलिए ये वहां पर आपका लोकेशन वहां पर वो फीड कराया जाता है। तो इसीलिए अब जहां होगा वहीं तो आएंगे, अब नया जहां है वहीं आएंगे। तो फिर भी अगर आप चाहती हैं तो अपनी सुपरवाइजर मैडम से एक बार पूछ लें, उनसे सलाह ले लें, उसके बाद आगे करें। आगे देख सकते हैं ये है अभिलाषा देवी जो कि कन्नौज से आती हैं, और इन्होंने लिखा कि बेटा मैंने अपने बेटे की शादी बिना दहेज की है और दहेज में कोई भी पैसा मैंने नहीं लिया था। बहू ने हमारे एवं हमारे बेटे, हमारे भाई भाभी और बेटे, इनके ऊपर दहेज एवं घरेलू हिंसा एवं दहेज का केस कर दिया है, जबकि हमने कभी भी दहेज नहीं मांगा। हम क्या करेंगे मांग करके, जब हमने शादी में ही कुछ नहीं मांगा तो अब क्या मांगेंगे? मुझे तो लगता है कि अब वह क्या जिंदगी खत्म कर दें। मेरे पति तो 25 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है और मेरा एक बेटा है और दूसरा कोई जो है यहाँ पर नहीं है। बहू ने हम लोगों का जीना
मुश्किल कर दिया है, अब कुछ नजर नहीं आता, बस जिंदगी से थक चुके हैं, अब आत्महत्या करके जो है इस तरह से वो अपना लिखती हैं। तो फिलहाल ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। अभिलाषा देवी केंद्र जो है रणवीरपुर है, जिला इनका कन्नौज है। तो परेशानियां होती हैं, सबके सामने आती हैं। अब ऐसी चीजों में निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको डट के लड़ना है। अब लेने का कोई सबूत होगा, ठीक। अब वैसी बात देखो, ये आपका पहली बात तो पारिवारिक मैटर है, और ऐसे मैटरों को लेकर के आपको क्या करना चाहिए कि अपने रिलेटिव हैं या उनसे बातचीत करनी चाहिए। और रही बात यहां पर ऐसा वैसा करने की, तो वो जीवन में कदापि ना करें। अब देखो, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है क्या हुआ क्या चल रहा आपके वहां, लेकिन वही चीजें हैं कि अगर आपने ये सब नहीं किया है और ऐसा ऐसा किया जा रहा तो फिर ऐसे में ये गलत है। तो फिलहाल के लिए फिर भी कुछ भी कितना भी जीवन में गलत हो, ऐसे कदम कभी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि लोग तरसते हैं जीने के लिए। आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में जहां लोग आखिरी सांस के लिए लड़ रहे होते हैं, उनके परिवार वाले लड़ रहे होते हैं, और बहुत सारा पैसा भी पूरी कमाई का वहीं खत्म कर रहे होते हैं उनको सिर्फ बचाने के लिए। दूसरी तरफ शमशान चले जाओ, वहां पर आप देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आते हैं, क्या बेचारे जीवन तक नहीं जी पाए। उनके घर वाले और उनके लोग सोचते हैं कि जीवन रहता तो कितना उनका अच्छा होता। और एक हम लोग होते हैं जो किसी किसी परिस्थितियों से निराश होकर के ये कदम उठाते हैं। और एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, परिस्थितियां एक जैसी जीवन में कभी नहीं रहती। अच्छे दिन कभी एक जैसे नहीं रहते, तो आप सोचो बुरे दिन फिर एक जैसे जीवन भर कैसे रहेंगे। तो समझ रहे ना कि अच्छे दिन अगर आए हैं तो वो भी आपके हमेशा नहीं रहेंगे, कभी ना कभी उतार चढ़ाव जीवन में आता रहता है, और ये प्रकृति का नियम है। तो अब ऐसे में अगर आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर वो चलते रहेंगे, तो उनमें भी बदलाव आएगा, समय के साथ बदल जाएंगे। तो यही तो जीवन है, कभी सुख कभी दुख। तो इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हर समस्या से जो है लड़ना है, और यही ऐसे ही तो जिंदगी जी जाती है। अब देखो अरोड़ा जी है, कासगंज से आती हैं, इन्होंने लिखा भैया जी नमस्ते, मेरे 2 बच्चे जो है गलत फीड हो गए हैं, मैंने उनको डिलीट करना मैं चाहती हूं लेकिन कैसे करूं। तो देखो मैंने बहुत बार बताया है कि बच्चे डिलीट करने के लिए अब आप स्वयं नहीं कर पा रही हैं, अपने ऑफिस से आप बोलो, अब उनसे आप जो है करवा पाएंगी, क्योंकि ऑप्शन अब डिलीट वाला चला गया था। आगे कभी ऐड हो जाएगा तो बता दिया जाएगा, फिलहाल अगर नहीं है तो आप ऑफिस से करवा लो, उनको बोलो, वो कर देंगे। अब देखो एक बहन थी जिन्होंने, शायद कानपुर से थी, शैलेश बहन, नवंबर का कैलेंडर चाह रही थी, और चूंकि मोबाइल में हमारे नहीं था, आईपैड वगैरह से वीडियो आप लोगों को देते हैं तो इसी में पड़ा है, तो आपको मैंने सोचा एक बार दिखा दूं नवंबर में कौन कौन सी गतिविधियां हैं। नवंबर में देखो 1 नवंबर को वजन दिवस था 0 से 5 वर्ष वाले बच्चों के लिए, और गैर वित्त पोषित ये कार्यक्रम था। फिर आपका पड़ेगा 22 नवंबर को, अभी तो 7 ही नवंबर चल रही है, आगामी 22 नवंबर को गोद भराई दिवस मनाया जाएगा। प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और मातृ समिति के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और पोषण अभियान के अंतर्गत ये जो है वित्त पोषित कार्यक्रम है। पहले वाला गैर वित्त है वजन दिवस, लेकिन गोद भराई वित्त पोषित है, यानी कि फंडेड है। अब 29 नवंबर को फिर इसी महीने होगा आपका वास डे। अब ये किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता, पंचायती राज के सदस्य, हर कोई इसमें भाग ले सकता है, और ये आपका वित्त पोषित कार्यक्रम है। याद रखना, एक महीने में 2 ही कार्यक्रम आपके फंडेड होते हैं, बाकी जो होते हैं वो फंडेड नहीं होते, और इसी हिसाब से पूरा आपका कैलेंडर शेड्यूल किया जाता है। तो 2 आपके ये फंडेड है, गोद भराई और वास डे, लेकिन वजन दिवस आपका फंडेड नहीं है। तो इस तरह से चीजें हैं। अगर इन तिथियों में जो मैंने बताई हैं, किसी दिन अगर मान लो छुट्टी या संडे पड़ता है तो उसके आगामी दिन यानी अगले कार्य दिवस में वो कार्यक्रम आयोजित कराया जाएगा। अब देखो मालती बहन है जो मैनपुरी से आती हैं, और इन्होंने लिखा कि भैया जी पोषण ट्रैकर केंद्र पर आंगन यानी ऑन करने पर बाद में फिर वही कहीं दूसरी जगह बैठ करके काम कर सकते हैं क्या? मेरे कहने का मतलब है कि हमारी कुछ बहनें हैं जो पोषण ट्रैकर पर काम नहीं कर पाती, वह हमारे पास काम करने व सीखने के लिए आ जाती हैं, तो अगले वीडियो में जरूर बताएं। तो देखो हाँ, ऐसी समस्या जरूर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोषण ट्रैकर कितने से कितने समय के बीच में चलता है और कितने से कितने के समय बंद रहता है। रात के 12 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक आपका पोषण ट्रैकर बंद रहता है, ठीक। तो ऐसे में बस ये समय वैसे भी कोई नहीं करवाएगा, सब कोई अपने घर में सो रहा होगा इस टाइम पर, बाकी टाइम आप करवा सकते हैं। तो अब रही बात लोकेशन की, जो अभी वो किया जा रहा है वो लैटिट्यूड लैंगिट्यूड के लिए है, आपका मैपिंग के लिए सेंटरों को। बाकी रही बात मॉनिटरिंग की, तो जो होगा सो होगा। अगर नहीं आप कर पाती हैं
तो फिर नहीं ही कर पाएंगी ना, तो वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, अपने कागजी जो अभिलेख हैं उनको आपको जो है प्रथम दृष्टया मेंटेन रखो। कार्रवाइयां कभी पोस्टर ट्रैकर पर सिर्फ काम ना करने के आधार पर नहीं होती। जब भी कोई चेक करने यानी के लिए विजिट करता है, निरीक्षण के लिए, तो वो आपके अभिलेख देखता है, रजिस्टर देखता है। वो अगर मेंटेन है और पोस्टर ट्रैकर पर मान लीजिए आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, ज्यादा नहीं कुछ कर पा रही है या घर में करवा रहे, इधर उधर करवा रहे, तो उससे मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके कागजी रजिस्टर सब मेंटेन है। लोगों की कार्रवाइयां कब होती हैं? उनके ताला बंद मिलते हैं सेंटर पर, वो होते नहीं है, सेंटर बंद होते हैं, ऐसी स्थितियों में, या कोई रजिस्टर तक उनका मेंटेन नहीं होता, बने तक नहीं होते हैं, बस ऐसी स्थितियों में होते हैं। बाकी रही बात अलग से करने की, तो अलग भी काम कुछ किए जा सकते हैं। जिनको नहीं करना आता वो घर वालों को थोड़ी सेंटर लेके जाएगा डेली, तो वो अपने घर में भी करता है और वो होता रहेगा। ये आप सबको जो है पता है, और अपने विभाग से भी आप चाहें तो इस बारे में सलाह ले सकती हैं। और ये है रीना यादव लखनऊ से। इन्होंने कहा कि सीएससी काकोरी लखनऊ में जो है आरबीएस के टीम आई थी, उसको बच्चों को अति कुपोषित वाले हैं, इनको 5 तारीख को दिखाया गया है। तो यहां पर एक फोटो देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आगे देख सकते हैं यहां पर यह है चंदा देवी जो चंदौली से आती हैं। इन्होंने कहा था कि यहां पर 6 तारीख को कल मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम लगा था वहां पर महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली में, तो वहां पर जो है एक ये जानकारी भेजी गई। तो आगे और देख सकते हैं, ऑर्डर दे दिया गया था कि यहां पर सभा में कोई भी काले कपड़े पहन करके नहीं आएगा, यानी विरोध नहीं करना है। इस तरह से पहले ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं अधिकारियों द्वारा। अब एक खबर आई थी हिंदुस्तान ई पेपर में, ये प्रकाशित हुआ था कि बाल विकास पुष्टाहार गायब होने में 4 किए गए गिरफ्तार। तो पुष्टाहार गायब होने में 4 लोग, देखते हैं कौन कौन गिरफ्तार हुए हैं। ये तिलहर थाने की पुलिस ने बाल विकास पुष्टाहार आंगनबाड़ी से संबंधित करीब 2.5 लाख कीमत के 83 बॉक्स और यहां पर 5 पीपे सोयाबीन रिफाइंड ऑयल और 60,000 नगदी सहित 4 को गिरफ्तार किया। सीओ तिलहर बीएसए वीर ने बताया कि तिलहर थाने की पुलिस टीम ने चौक कोतवाली की ब्रजविहार कॉलोनी निवासी सौरभ, आवास विकास कॉलोनी निवासी सुजीत और मोहल्ला बाला तिराही निवासी कैलाश, इनको अंटा चौराहा स्थित सौरभ की नमकीन की दुकान से दबोचा। आरोपी सुरजीत निवासी जल्लालपुर थाना और यहां पर जैतीपुर को जो है सरोवर नगर जाने वाले रास्ते पर बाल विकास पुष्टाहार यानी आंगनबाड़ी से माल सहित गिरफ्तार किया। वंचित मनोज अशोक कुमार यानी अशोक बिहार कॉलोनी जो पड़ती है निगोही रोड पर, थाना सदर बाजार है। अरविंद निवासी नगला मदा थाना कटरा और पिंटू रायपुर थाना जो है हजरतपुर और बदायूं। जल्द ही जो है पुलिस इनको भी गिरफ्त में ये भी ले लिए जाएंगे। आरोपी जो है सुरजीत बोला मन में आ गया था लालच, इसीलिए किया। आरोपी सुरजीत बोला है कंपनी का मुख्य गोदाम नगरिया मोड़ थाना तिलहर में है। स्टोर इंचार्ज सोनू एवं सुनील हैं। 22 अक्टूबर को मेरे द्वारा फोन से नगरिया मोड़ स्थित जो है स्टोर इंचार्ज सुनील एवं सोनू को 500 बाग सोयाबीन ऑयल, 120 कट्टे चने की दाल तथा 80 बोरे दलिया का ऑर्डर अपने स्टोर पर लाने के लिए दिया था। दोनों ने नमकीन फैक्ट्री संचालक सौरभ को करीब 100 बॉक्स रिफाइंड ऑयल 1600 रुपए प्रति बॉक्स के हिसाब से बेच दिया। मनोज को 50 बॉक्स रिफाइंड ऑयल व अरविंद को 100 बॉक्स रिफाइंड बेचा और 250 बॉक्स रिफाइंड ऑयल, 80 बोरे दलिया और 120 बोरे जो है दाल चना और मामा जो है यहाँ पर पिंटू बेचने के लिए ले गया। इस तरह से आप देख सकते हैं ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो जब गलत होगा तो कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा। यूपी के शाहजहांपुर की न्यूज है, बाल विकास पुष्टाहार बिक्री में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आगे और इतनी बड़ी बड़ी जो ये हो रही है ना ये भ्रष्टाचारियां, अब आप समझ लो ये अकेले कार्यकर्ताओं के बस की नहीं है। जो कि आप सोचे कार्यकर्ता ने बेच दिया और ये सब हो गया, क्योंकि भाई निरीक्षण वाले क्या कर रहे हैं, ऑफिस वाले क्या कर रहे हैं, ये सवाल सबके मन में आ ही जाएगा कि अगर ऊपर से चेकिंग होती है, सब कोई देखता है, पता चलता है, निरीक्षण होते हैं, वितरण हो रहा कि नहीं हो रहा, तो तमाम लोग जिम्मेदार हैं ना, तो वो सब फिर क्या कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल आएंगे। फिर इतने बड़े बड़े मात्रा में चीजें आखिर कालाबाजारी हो रही, तो इस तरह से दिक्कतें तो आ ही जाएंगी। अब गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आप देख सकते हैं एक और ट्वीट, सरकारी गोदामों में अनाज रखने पर किसानों को छूट मिलेगी। अब 30% छूट किसानों को देने का सरकार ने फैसला किया है। इसका मैटर मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये छूट आखिर कैसी है और इसमें है क्या। देखो, अब 12 रुपया 50 पैसा प्रति कुंटल हर माह देना होगा अगर आप कोई अनाज रखवाना चाहता है सरकारी गोदामों में। सरकारी जिनके पास रखने के लिए जगह नहीं होती वो ये करते हैं। तो 30% छूट किसानों को देने का ये फैसला है। अब सोच लो 12.5 लिखा हुआ है, आप 2.5 रुपया एक्स्ट्रा वाला जो है उसको हटा दो, ठीक, थोड़ी देर के लिए 10 रुपया रख लो प्रति कुंटल के हिसाब से हर महीना पड़ता है। साल भर मान लीजिएगा आपने रखा है, साल भर कोई नहीं रखेगा, 2, 4, 6, 8, 10 महीने कोई मुश्किल से इतना रखेगा और बेच देता है जब भी महंगाई वाला दौर शुरू होता है। तो अब देखो
अब 10-10 रुपया मान लीजिए 12.5 के हिसाब से कह रहे हैं, फिर भी 10-10 भी आप सोचो तब भी अब कोई किसान रखेगा तो 1 कुंटल तो रखेगा नहीं कि 10 रुपया महीना ही देना पड़े। तो अब वो रखेगा कोई 20 कुंटल, कोई 40 कुंटल, कोई 50, कोई 100, जिसके पास जैसी खेती जैसा किसान हो जिस टाइप का। तो अब उतना ही पैसा हो गया हर महीना, नहीं ज्यादा नहीं तो कम से कम 200, 300, 400, 500 ऐसे रुपया तो महीना उसका जाएगा धर रखने का। तो छूट है क्या है भगवान जाने, लेकिन ऐसे बड़े बड़े गोदाम बने, अब ऐसे में रखें और उसका जो है भाड़ा वहां पर दें, और ऐसे एक ये भी जरिया है। तो ये चीजें हैं। अब इतने लाख मीट्रिक टन यानी 8.2 लाख मीट्रिक टन धान का भंडारण सस्ते दरों पर कर सकेंगे। राज्य भंडारण निगम ने धान के इस सीजन में किसानों को भंडारण शुल्क में 30% छूट देने का फैसला किया है, और यहां पर हर महीने प्रति कुंटल अनाज के भंडारण पर करीब 12.5 रुपया शुल्क देना होगा इस तरह से। और यहां पर किसानों को ऑनलाइन देश भर के बाजार में भंडारित अनाज बेचने का मौका भी मिलेगा। तो ये सब सिस्टम है जो गवर्नमेंट दे रही है, उनके पीछे क्या मंशा है वो वही जान सकते हैं। और ये है साधना बहन चंदौली से आती है। इन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चंदौली में गोद भराई और जो है अन्नप्राशन वो सब करवाया गया है, धूमधाम से सब मनाया गया कार्यक्रम। तो आइए एक फोटो आपको वहां से दिखाते हैं कार्यक्रम की, और ये रही फोटो वहां से जो चंदौली से निकल के आ रही है। और आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, ये है कामनी त्रिवेदी जो कि लखीमपुर से आती हैं। इन्होंने कहा कि हमारे ब्लॉक में मॉर्निंग स्नैक्स नहीं आता है, तो इस तरह से। और आप देख रहे हैं कैसे वहां पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। लिखा है प्रिय भैया सुधांशु पटेल जी, आपको बहुत बहुत स्नेह भरा प्यार, और मेरे छोटे भाई हैं इसीलिए अपनी सभी बहनों का कितना ध्यान रखते हैं। भैया जी आपने बताया है कि केवल उपस्थिति वाले पर ही टिक करना है, लेकिन हमारी मैडम डाटा ऑपरेटर का इनका कहना है कोई उपस्थिति व मॉर्निंग स्नैक्स दोनों पर हाजिरी नहीं लगाएगा, उसका मानदेय नहीं आएगा, यानी जो नहीं लगाएगा उसका नहीं आएगा। इसीलिए हमारे लखीमपुर ब्लॉक में जब दोनों पर जो है अलग अलग थे तब भी हम लोग जो है यहाँ पर चीजों को भरते थे। अब भी बताया गया केवल जो गर्म पका भोजन वाला ही तीसरा वाला कॉलम नहीं भरते हैं, बाकी दोनों कॉलम स्टार्टिंग के मॉर्निंग स्नैक्स के भी भरवाए जा रहे हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं क्यों भरवाए जा रहे हैं, क्या आपके बच्चों को वहां मॉर्निंग स्नैक्स मिलता है क्या? तो अब इसका जवाब आप लोग ही स्वयं से दो भाई। जो चीज मिलती है उसी के लिए तो भरा जाएगा, जो चीज अगर मिलती नहीं तो क्यों भरा जाएगा? तो चाहो तो बहुत जगह से बहनें हैं वो अपनी अपनी राय अपने अपने वहां के हिसाब से भी दे सकती हैं, और कमेंट जरूर करना इस मामले में। धन्यवाद।